नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आपके सामने उपस्थित हूं। लाखों लोग प्रतिवर्ष नेट के एग्जाम में उपस्थित होते हैं और उसके बाद में वो एलिजिबल हो जाते हैं उच्च शिक्षा में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। एक बहुत ही शानदार कैरियर है। तो नेट की तैयारी कैसे करें और असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बने, क्या स्ट्रेटेजी हो, और एनटीए द्वारा जो एग्जाम लिया जा रहा है क्या इसमें परिवर्तन आया है, फर्स्ट पेपर की कैसे तैयारी करें, मुख्य विषय की कैसे तैयारी करें, और एक खास विषय, बहुत ही पॉपुलर विषय है राजनीति विज्ञान। तो उसकी तैयारी को हम फोकस में रखते हुए और फिर चर्चा करेंगे। तो आज मैं आपसे मुखातिब करवाता हूँ, मिलवाता हूँ राजनीति विज्ञान के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर घनश्याम कसाना से। आप मिलिए सर, वेलकम। नमस्कार सर। तो अभी हम चर्चा कर रहे हैं कि नेट की जो एग्जाम है, बहुत सारे लोग बैठते हैं। तो सवाल ये आता है कि कई लोग ग्रेजुएशन के पहले ही चिंता करने लग जाते हैं, कई पीजी के शुरुआत में करते हैं, कई पीजी के बाद में। तो हम ये जानना चाहते हैं कि नेट की जो प्रिपरेशन है वो कब से शुरू करें। जी सर। जी देखिए सर, मेरा मानना है कि आपको नेट की जो तैयारी है उसका सही समय मेरे ख्याल से पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आपको करनी चाहिए। उसके साथ आप कर सकते हो, लेकिन ग्रेजुएशन के साथ करने से बचे, क्योंकि ग्रेजुएशन में आपके पास केवल एक विषय नहीं होती है, उसके अलावा 2-3 विषय आपके पास और होंगे। अगर आप उस समय ही नेट की तैयारी करने लग जाएंगे तो बाकी विषय वीक पड़ जाएंगे। आप किसी अन्य कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करेंगे, उस लिहाज से मेरे ख्याल से वो एक सही दृष्टिकोण नहीं है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान आप फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर पोस्ट ग्रेजुएशन के उसके साथ शुरुआत करें, वो मेरे ख्याल से एक सही समय है। अच्छा, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो रेगुलर क्लास भी लेनी पड़ती है, समय समय पे असाइनमेंट जमा करवाना। अब उसमें वो कैसे मैनेज करें कि नेट की तैयारी भी होती रहे और उसकी वो क्लास भी, जो भी प्रोफेसर उसको काम दिया जाता है वो भी डिस्टर्ब नहीं हो। देखिए सर, मेरा मानना है कि पोस्ट ग्रेजुएशन जो है उसका जो अधिकांश सिलेबस है वो नेट के सिलेबस से मैच होता है। तो सबसे पहले तो आपको इसमें क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए कि पोस्ट ग्रेजुएशन में सेमेस्टर में जो वैकल्पिक सब्जेक्ट हैं, जो पेपर हैं, वो ऐसे चयन कीजिए जिसका सिलेबस नेट से मैच होता हो, ताकि आपको एक साथ 2 चीजों में फायदा हो सके। दूसरा, आपने कहा कि असाइनमेंट वगैरह या प्रोफेसर की क्लासें वगैरह, इन सब के साथ हम कैसे संतुलन बिठा सकते हैं। मेरा मानना है कि सर नेट और जो पीजी का जो सिलेबस है सब्जेक्ट का, वो लगभग उसमें बहुत से पेपर हैं, वो एक दूसरे की प्रतिपूर्ति करते हैं, वो आपको मदद करेंगे वहां पे, वो नुकसानदेह नहीं है। अच्छा, यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर। जी सर। तो हम तो यही सोचते हैं कि अधिकतर कॉम्पिटेटिव यही सोचता है कि दोनों का सिलेबस एक जैसा है, थोड़ा बहुत अंतर भी है। जी सर। तो दोनों को क्या एक जैसी किताबें पढ़नी चाहिए, एक जैसे नोट्स पर्याप्त हैं या कुछ डिफरेंस है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए सर, असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस थोड़ा बड़ा है नेट एग्जाम की तुलना में, और जैसा कि आप कह रहे हो कि दोनों के लिए एक किताबें और नोट्स पर्याप्त है, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल पर्याप्त है। नेट एग्जाम का सिलेबस तो असिस्टेंट प्रोफेसर से कुछ कम ही है, ज्यादा तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन हाँ, एक यूनिट का आपको थोड़ा फेरबदल करना पड़ेगा। असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में लोक प्रशासन जो है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाली यूनिट नहीं है, जबकि आप राजनीति विज्ञान से जब नेट के एग्जाम देंगे तो उसमें एक यूनिट लोक प्रशासन की भी है। बस केवल आपको इस एक यूनिट के लिए अलग से मेहनत करने की आवश्यकता है। उसके अलावा आप वो सभी किताबें जो आपने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए उपयोगी हैं, वो ही नेट के लिए समान रूप से उपयोगी है। अच्छा, ये जैसे बुक्स पढ़ते हैं नेट की भी और या असिस्टेंट प्रोफेसर की भी, तो जो पुराने जो पेपर हैं, अनसॉल्व्ड पेपर हैं। जी सर। और पुराने एग्जाम्स में आए हुए हैं, स्टूडेंट्स इनको भी पढ़े, कब से पढ़े, कैसे पढ़े, इसके बारे में क्या राय है आप? देखिए सर, पुराने क्वेश्चन पेपर तो हमें निश्चित रूप से पढ़ने चाहिए, उससे हम पैटर्न को समझ पाते हैं और वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। कैसे पढ़ें और कब से पढ़ें, इस बारे में मेरा मानना है कि नेट एग्जाम के 2004 से मेरे ख्याल से ऑब्जेक्टिव हुआ था, तब से लेके अब तक के
पुराने क्वेश्चन आपको मार्केट में मिल जाएंगे, लेकिन उनको सोल्व किस ढंग से करना है। आपने जिस समय आप जो यूनिट पढ़े राजनीति विज्ञान में के नेट एग्जाम में 10 यूनिट जी। है, आप जिस समय जिस यूनिट की तैयारी कर रहे हैं उसी यूनिट के पुराने क्वेश्चन को टारगेट कीजिए, ताकि चीजें आपके ज्यादा गहराई से क्लियर हो पाए और आपके लिए अधिक लाभदायक हो। मैंने तो ऐसा ही किया था। मैं जिस समय विचारक पढ़ रहा हूँ तो विचारक के क्वेश्चन ही सोल्व करता था। जिस समय मैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पढ़ रहा हूँ तो उसी यूनिट के क्वेश्चन मैं ज्यादा से ज्यादा सोल्व किया जी। इसके अलावा केवल नेट के पुराने क्वेश्चन तक लिमिटेड मत रहिए। पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप उनको भी शामिल कीजिए, वो भी आपके लिए समान रूप से उपयोगी है। तो इन सब तरीके से जब आप तैयारी करेंगे तो मेरे ख्याल से आपके लिए तय समय पे परिणाम मिलेगा। अच्छा, पहले यूजीसी आयोजित करवाती थी जी सर। आजकल एनटीए करवाता है, जी। तो क्या कोई परिवर्तन है? तो जैसे हमारे दर्शक नेट की तैयारी करने वाले ये जानना चाहते हैं कि इस नेचर में परिवर्तन से हमारी तैयारी में किस तरह से बदलाव करें। जी सर। जी। देखिए सर, सबसे पहले तो जब यूजीसी करवाती थी और अब एनटीए करवा रही है, इन दोनों में निश्चित रूप से बदलाव आया है। मैंने जैसा देखा है, ऑब्जर्व किया है। जिस समय हमने एग्जाम दी, मैंने पहली बार जब मेरा नेट हुआ तो यूजीसी करवा रही थी उस समय, तो उस समय क्या होता था, प्रत्येक यूनिट का एक निश्चित वेटेज था। अगर आप विचारक से 15 क्वेश्चन आने हैं तो वो आएंगे, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से इतने क्वेश्चन आएंगे, तो निश्चित क्वेश्चन आपको मिलेंगे पेपर के अंदर। जब से एनटीए एग्जाम करवा रही है आपको ये बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। वेटेज अनबैलेंस हो गया है। अब ऐसा निश्चित नहीं है कि विचारक से आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे, नहीं, हो सकता है 3-4 क्वेश्चन पूछे। आईआर का बहुत ज्यादा इस समय वेटेज बढ़ गया है अचानक से। संविधान का जो डायनेमिक पार्ट है उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछने लग गए हैं। फर्स्ट पेपर में भी मेरे ख्याल से वेटेज डिसबैलेंस हो गया है। इसलिए अब हमें जब से एनटीए एग्जाम दे रही है यूजीसी नेट का, उन क्वेश्चन पेपर्स को फोकस करके ध्यान देना होगा कि किस पार्ट से का महत्व ज्यादा बढ़ा है। अब पुराना पैटर्न बदल गया है एक तरीके से। पहले बिल्कुल संतुलित था, हर यूनिट महत्वपूर्ण थी। अब मेरे ख्याल से उन यूनिट्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए जिनसे एनटीए ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। अच्छा। और वो यूनिट मैं बताना चाहूं तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति वाला पार्ट है, एक डायनामिक पार्ट जो है हमारे संविधान का व्यवहारिक पक्ष है, इसके अलावा तुलनात्मक राजनीति का पार्ट है, उसका वेटेज कम हो गया है, जबकि पहले समान था, अब उससे बहुत कम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो इस तरीके से हमें सीखना होगा, ये जब से एनटीए ने एग्जाम लिया है उन पे क्वेश्चन पेपर्स को देखते हुए। जी। अच्छा, बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं जेआरएफ क्या है और ये किनको मिलता है? जी सर, देखिए सर, जेआरएफ जो है वो एक रिसर्च फेलोशिप है। जब आप नेट एग्जाम में नेट एग्जाम के साथ साथ जब आपका जेआरएफ होता है तो आप किसी भी जैसे जब आप पीएचडी करते हैं, शोध करते हैं, तो उस समय 5 साल के लिए आपको अनुदान मिलेगा और मेरे ख्याल से वो बहुत सफिशियंट है। जब हम थे तो वो 31,000 या 37,000 के लगभग मिलता था जब एचआरए वगैरह जोड़ के। अब उसमें और भी इंक्रीज किया जा रहा है। एक बहुत आकर्षक चीज है। शोध करेंगे, शोध के साथ साथ शोध करने के लिए पैसा भी आपको मिलेगा जेआरएफ में, और आपके पढ़ाई के लिए जो आर्थिक बर्डन होता है उससे भी आपको निजात मिलेगी। मतलब फ्री ऑफ माइंड वो पढ़ सके, इसके लिए रिसर्च कर सके, तो ये सबको मिलता है? नहीं सर, तो ये उस विषय के लगभग जिन लोगों का नेट होता है उनके कुछ परसेंट लोगों का, टॉप 1% मान सकते, उससे भी कम वेटेज है। जैसे यूनिवर्सिटी में उनको एनरोल होना पड़ता है या क्या? जी सर, जब आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो जाए तब आप पीएचडी में जिस दिन से एनरोल होंगे उस तब से मिलेंगे, जेआरएफ शुरू हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। अच्छा, इसके लिए पेपर फर्स्ट की तैयारी के लिए आपकी क्या राय है? देखिए सर, पेपर फर्स्ट में भी जब से एनटीए ले रहा है तो उसमें भी एक निश्चित वेटेज नहीं रहा है। अब शोध की महत्वपूर्ण भूमिका हो गई है और पेपर फर्स्ट में मैथ रीजनिंग जिनकी अच्छी है उनको निश्चित रूप से बेनिफिट मिलता है 10 नंबर के लगभग, और जिन लोगों की मैथ रीजनिंग कमजोर है उनको बाकी पार्ट्स पे जैसे रिसर्च हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, इन सब पार्ट्स पे आपको फोकस करना होगा ताकि आप कॉम्पीट कर सके। और इसके अलावा मेरा मानना है कि आपको कोई भी एक गाइड, जी, दृष्टि की गाइड हो सकती है या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुत से निःशुल्क आपको यूट्यूब पे भी चैनल मिल जाएंगे जहां बहुत जो हाल फिलहाल के कंटेंट जो बदलाव आया है उस हिसाब से कंटेंट मिलेगा और जो आपकी तैयारी के लिए भी यूजफुल होगा। लेकिन हाल फिलहाल के अकॉर्डिंग आपको शोध पे महत्वपूर्ण बल देना पड़ेगा, वहां से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक पहले जो था जब एनटीए नहीं लेती थी एग्जाम, उस समय
कंप्यूटर से बहुत बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब बहुत डेप्थ से पूछे जाने लग गए। तो जिन लोगों का मैथ रीजनिंग कमजोर है, तो बाकी पार्ट्स में तो कंप्यूटर भी आएगा, उसको बहुत डेप्थ से आप क्लियर कीजिए, वहां से आपको नंबर मिलने की संभावना है। ये जरूरत भी है आधुनिक, जी सर। इसलिए सवाल आते हैं। बिल्कुल। अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हम असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, जी सर। जबकि वो ग्रेजुएशन ही कर रहे हैं, जी। तो वो कहाँ से तैयारी शुरू करें, कब करें, तो और वो कैसे करें? देखिए आपका सर, सुझाव। ग्रेजुएशन का कोई छात्र यदि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना लेता है, सपना बुनता है, तो निश्चित रूप से सही समय है। लेकिन करना क्या है इस समय आपको? सबसे पहले अपने एकेडमिक प्रोफाइल को मजबूत कीजिए, क्योंकि जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे तो आपका एकेडमिक प्रोफाइल जब अच्छा रहेगा, मजबूत रहेगा, तो आपकी चीजें आपके पक्ष में होंगी। ग्रेजुएशन की पढ़ाई को आप किताबों से कीजिए, गंभीरता से कीजिए, और इस समय ग्रेजुएशन में आपने यदि तय कर लिया हो, किसी विषय में आपकी रुचि बन पड़ी हो कि आप इसी से पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, उस विषय की इसी समय से एक से अधिक किताबें पढ़ने का प्रयास करें, क्योंकि ये समय अभी आपके लिए समय काफी है। ग्रेजुएशन के समय स्टूडेंट के पास समय काफी होता है, तो इसी समय क्यों ना जो चीजें हमें आगे पढ़नी है उनका अभी से लाभ उठाया जाए। एक से अधिक जिस विषय में रुचि बन गई है, एक से अधिक किताबें अभी से शुरुआत कीजिए, अपने एकेडमिक पे ध्यान दीजिए, और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कोशिश कीजिए किसी बड़े यूनिवर्सिटी में प्रवेश लेने का, ताकि आपको एक अच्छा माहौल मिलेगा, चीजों को सीखने का, देखने का नजरिया बदलेगा। इन सब चीजों का आप सहारा लेते हैं तो निश्चित रूप से असिस्टेंट प्रोफेसर के मार्ग में है, और वो आपके लिए सफल मुकाम ले। जी, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कम से कम ग्रेजुएशन लेवल से ही अच्छी हो। जी। होना तो शुरुआत से ही चाहिए, पर स्कूल में तो अमूमन सभी ध्यान देते हैं जी। और उसके बाद ग्रेजुएशन में भी अच्छी स्टडी होनी चाहिए। अच्छा, राजनीति विज्ञान में कैरियर बनाने के लिए ग्रेजुएशन से ही अगर कोई तैयारी करना चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की, जी सर, तो वो किस पार्ट को सेंटर में लेकर के चले, या सब कुछ ही पढ़े, कैसे करे? देखिए सर, मेरा मानना है कि राजनीति विज्ञान का जो सैद्धांतिक पार्ट, सिद्धांत वाला जो यूनिट है, उस यूनिट से ग्रेजुएशन के विद्यार्थी को शुरुआत करनी चाहिए। अगर आप सिद्धांत और विचारक वाले यूनिट को समझ गए तो बाकी चीजें बहुत आसान है, प्रैक्टिकल है। उसके बाद संविधान आएगा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की घटनाएं हैं, इनसे तो कहीं ना कहीं हम फेमिलियर हैं। लेकिन सिद्धांत वाली यूनिट को शुरुआत कीजिए, उसके बाद विचारक, और कोशिश कीजिए कि ग्रेजुएशन के दौरान आपको ग्रेजुएशन के जो 6 सेमेस्टर है उसमें आपको राजनीति विज्ञान की 6 पेपर पढ़ने पड़ेंगे, तो उनको आप धीर गंभीरता से पढ़िए सबसे पहले, और उसी ऑर्डर में आप पढ़िए। ऑर्डर भी बहुत अच्छा है, आप ग्रेजुएशन में देखिए, ग्रेजुएशन के पहले सेमेस्टर में आपको राजनीति विज्ञान के मूल आधार यानी सिद्धांत वाला पार्ट है, उसके बाद में विचारक वाला पार्ट है, उसके बाद संविधान वाला पार्ट है। तो इसी ऑर्डर से आप भी बढ़ते चले जाएं, और इसी समय इन चीजों को एक से अधिक किताबों के माध्यम से, प्रमाणित पुस्तकों के माध्यम से पढ़ना शुरू कीजिए, चीजें आपके पक्ष में होंगी। तो पॉलिटिकल साइंस बड़ा डायनेमिक सब्जेक्ट है। जी सर। और रोज इसमें जुड़ता ही जा रहा है, ऐसा कोई दिन नहीं। न्यूज़पेपर हो, न्यूज चैनल हो, और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, जी सर, ये सब जगह जो है नए प्रयोग होते हैं, नए एसोसिएशन बनते हैं, और ये सब जुड़ता जाता है। तो इसमें जो है न्यूज़पेपर की क्या भूमिका है? जी सर, आपने बिल्कुल सही कहा। राजनीति विज्ञान एक डायनेमिक विषय है, और न्यूज़पेपर से निश्चित रूप से इसका 40 से 50% कंटेंट अपडेट होता रहता है। तो राजनीति विज्ञान का जो भी विद्यार्थी हो, जो इसमें करियर बनाने की संभावनाएं देखता है, वो न्यूज़पेपर को एक अनिवार्य आवश्यकता माने। न्यूज़पेपर को अब से वो 360 डिग्री एंगल से पढ़ना शुरू करे, इस ढंग से उसका विश्लेषण करे। कोई भी घटनाएं जो राजनीति से जुड़ी हुई हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, उन घटनाओं का बैकग्राउंड भी तलाशने की कोशिश कीजिए। क्योंकि आमतौर पर सर मैंने देखा है, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि न्यूज़पेपर में राजनीति विज्ञान से संबंधित कुछ घटनाएं हो, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की हो या हमारी क्षेत्रीय राजनीति की हो, राष्ट्रीय राजनीति की हो, उनका बैकग्राउंड आपको एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाएगा। अच्छा, इस विषय का ही जो है जड़ें हैं वो सैद्धांतिक है, या वो तो है इसके हिस्टोरिकल, जी, इसलिए वो तो पढ़ना ही चाहिए। लेकिन अगर इसका प्रैक्टिकल रूप देखें तो वो वर्तमान है। जी बिल्कुल, तो इसीलिए न्यूज़पेपर बहुत जरूरी है। जैसे मैं सर एक एग्जाम्पल देना चाहूँ, हाल फिलहाल में एक डिस्प्यूट चल रहा है यूक्रेन और रशिया के बीच। जी। अब हम न्यूज़पेपर से अपडेट हो जाते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अब आप इसका बैकग्राउंड, जैसे न्यूज़पेपर में ये घटना लगातार चल रही है, तो अब राजनीति विज्ञान से जब आप तैयारी कर रहे हो तो इसका बैकग्राउंड भी तलाशिए, वहां से क्वेश्चन आते हैं। अब हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए
कि जब शीत युद्ध के अंत के बाद में सोवियत संघ रूस का जब विघटन हुआ तो कौन कौन से देश उसके अंग थे, यूक्रेन भी उसका हिस्सा था। बिल्कुल बिल्कुल। कौन कौन से देश थे जिनके पास परमाणु हथियार थे, कौन कौन से ऐसे राज्य थे। हाँ, यूक्रेन का कैसे यूक्रेन के बना? पास भी था। 1994 के बाद यूक्रेन ने सौंप दिया परमाणु हथियार। कजाकिस्तान के पास भी थे, बेलारूस के पास भी थे, 3 कंट्री। तो ये बैकग्राउंड वहां से जाना जाता है। उस यानी कि 360 डिग्री एंगल का मतलब यही था कि उसके आगे पीछे सारी चीजें देखो। नाटो भी एक महत्वपूर्ण उसमें आता है। बिल्कुल। तो वहीं से पूछेगा, जो पेपर सेट करता है वो बैकग्राउंड जानेगा। बिल्कुल, विषय की डेप्थ भी यही है जी। तभी एक प्रोफेसर बन पाएंगे जब आप उसको सारे एंगल से, डेप्थ से, प्रेजेंट, फ्यूचर और ये सब चीजें अपन पढ़ेंगे। एक इम्पोर्टेंट सवाल है, सब जानना चाहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस की कुछ बुक्स आप कौन से रिकमेंड करेंगे। हालांकि मैं दर्शकों को बता दूं कि आप डिस्क्रिप्शन में भी हम बुक्स की लिस्ट देंगे और हम जानना चाहेंगे कि कौन कौन सी बुक आप रिकमेंड करेंगे, कौन कौन सी पढ़नी चाहिए। जी सर, मैं जी जो रिकमेंड करूंगा मैं विस्तार से बताना चाहता हूं। बुक वाला पार्ट निश्चित रूप से जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है ये पर्सन। तो देखिए, सबसे पहले मैं थोड़ा ब्रीफ में राजनीति विज्ञान के कितने मेजर पार्ट हैं इनके बारे में बताऊंगा। राजनीति विज्ञान विषय के 5 मेजर पार्ट हैं, जिसमें एक है विचारक वाला पार्ट, उसके अलावा एक है राजनीतिक सिद्धांत और अवधारणा वाला पार्ट, एक है संविधान वाला पार्ट, एक है तुलनात्मक राजनीति का और एक है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। ये 5 मेजर पार्ट हो गए। जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करेंगे, इन्हीं 5 मेजर पार्ट को 2-2 यूनिट्स में डिवाइड किया गया, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के रूप में। तो देखिए, पहला जो पार्ट है वो है विचारक वाला। अब विचारक वाले पार्ट को 2 यूनिट में डिवाइड कर दिया गया, एक भारतीय राजनीतिक विचारक और एक पाश्चात्य राजनीतिक विचारक। तो भारतीय राजनीतिक विचारक के लिए जब आप बुक पढ़ना चाहें जिससे आप महत्वपूर्ण कंटेंट क्लियर करें, तो मेरा मानना है आपको VR मेहता, जिसमें क्लासिकल थिंकर बहुत डेप्थ से, बहुत अच्छे से दे रखे हैं। इसके अलावा आपको डॉक्टर पुरुषोत्तम नागर और श्री राम वर्मा, इन 3 किताबों के माध्यम से आप विचारक जितने भी हैं, इंडियन थिंकर्स हैं, ये वाला पार्ट आप बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा विचारक वाले पार्ट की दूसरी यूनिट जो है वो है पाश्चात्य राजनीतिक विचारक। तो इसमें मेरा मानना है प्रोफेसर सुब्रत मुखर्जी और डॉक्टर शीला रामास्वामी की बुक आती है जी। इसके अलावा एक और बुक है, वो है PD शर्मा, प्रभुदत्त शर्मा की। ये दोनों किताबें सफिशिएंट है पाश्चात्य राजनीतिक। तो राजनीति विज्ञान का जो पहला मेजर पार्ट है विचारक, इसकी दोनों यूनिट्स के लिए किताबें हो गई। दूसरा पार्ट जो है सिद्धांत और अवधारणा का, उसको भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला राजनीति की अवधारणा और विचारधाराएं, तो इसके लिए, और दूसरा इसका पार्ट हो जाता है राजनीति के सिद्धांत, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो मैं इन दोनों के लिए जो बुक बता रहा हूँ, दोनों यूनिट्स को पर्याप्त रूप से दोनों के लिए सफिशिएंट है। तो देखिए, इसके लिए 4-5 बुक का आपको सहारा लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप ले सकते हो OP गाबा, उनकी राजनीतिक सिद्धांत की रूपरेखा एक किताब आती है। नरेश दादीच सर की एक किताब आती है जो हमारे टीचर भी रहे हैं, समसामयिक राजनीतिक सिद्धांत। इसके अलावा एक एंड्रयू हैवुड की एक बुक आती है, वो इंग्लिश में है लेकिन उसकी PDF हिंदी में आसानी से उपलब्ध है। हाल फिलहाल में कई कोचिंग सेंटर्स ने बहुत अच्छा काम किया है, उसको हिंदी में उपलब्ध करवाया है, वो बहुत महत्वपूर्ण किताब है। इसके अलावा आप JC जोहरी सर की आप किताब पढ़िए। एक राजीव भार्गव की किताब आती है, तो राजीव भार्गव की किताब को जरूर पढ़िए, क्योंकि उसमें इस ढंग से बताया गया, फैक्ट बहुत कम है, तथ्य बहुत कम है, लेकिन समझ बहुत गहरी है उसके अंदर। और उसमें उस किताब को इस ढंग से लिखा गया है जैसे कोई प्रोफेसर आपको लेक्चर दे रहा है, उसके लेक्चर को आप सुन रहे हो। तो ये 4-5 जो किताबें हैं, इनसे इन दोनों यूनिट्स को आप कवर कर सकते हैं। मैं ज्यादा किताबें इसलिए बता रहा हूं, अब जो भी किताब बता रहा हूं उसका मतलब ये नहीं कि आपको शुरू से लास्ट तक पढ़ना है जी। आपको एक सेलेक्टिव अप्रोच अपनानी है। इन किताब में भी, हर किताब में हर टॉपिक बहुत मजबूती से नहीं होता है, कुछ टॉपिक बहुत मजबूत होते हैं, कुछ टॉपिक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। तो जो टॉपिक जिस बुक में बहुत प्रभावी दे रखा हो, इसका पहले से आप रूपरेखा रखें। जैसे मैं नरेश दादीच सर की नागरिकता के सिद्धांत में मैंने वहां से कवर किए। इसके अलावा राष्ट्रवाद क्या है, यूरोपियन और एशियन राष्ट्रवाद में क्या डिफरेंस है, ये टॉपिक मैंने राजीव भार्गव सर की बुक से। तो ये सब आपको तय करना है, जब आप पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा कि कौन से टॉपिक कहां से कवर करें। लेकिन ये 5 किताबें इन दोनों यूनिट्स के लिए पर्याप्त है। अच्छा। इसके अलावा सर तीसरा मेजर पार्ट आता है राजनीति विज्ञान का, वो है तुलनात्मक राजनीति।
तुलनात्मक राजनीति को भी फिर 2 यूनिट्स में बांट दिया गया, एक उसका प्रैक्टिकल पार्ट और दूसरा उसका सैद्धांतिक पक्ष। तो उसका जो प्रैक्टिकल पार्ट है उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में 5 देशों की राज्य व्यवस्था के बारे में बताया गया है, जिसमें यूके, यूएसए, चाइना, फ्रेंच और कनाडा। तो आप देखोगे यूके, यूएसए, चाइना, फ्रेंच, ये 4 देशों की राज्य व्यवस्था या संविधान है। इसके लिए आप पुखराज जैन की बुक मोर देन सफिशिएंट है, लेकिन कनाडा का संविधान आपको उसमें नहीं मिलेगा। इसके लिए आप प्रोफेसर प्रियदर्शी की बुक आप डाउनलोड कर सकते हैं, ऑनलाइन भी आपको ऑनलाइन मिल जाती है। जी सर, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, वो 60-70 पेज की होगी। तो ये तुलनात्मक राजनीति के प्रैक्टिकल वाले पार्ट के लिए। उसके सैद्धांतिक पार्ट के लिए आप सीबी गेना, जेसी जोहरी और तपन बिस्वाल, इन तीनों बुक्स की मदद ले सकते हैं। इसके अलावा अब बात आती है संविधान वाले पार्ट की। संविधान को भी फिर 2 यूनिट्स में बांटा गया है, एक संविधान का संस्थागत पार्ट है और दूसरे पेपर में संविधान का व्यवहारिक पक्ष दे रखा है। जी। संस्थागत पार्ट के लिए सबसे पहले आप बेयर एक्ट अपने पास रखिए। बेयर एक्ट ये क्या होते हैं? बेयर एक्ट में सर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी आर्टिकल की क्या लैंग्वेज है वो जो का तो उसमें लिख रखा है। वो छोटी छोटी बुकलेट छोटी छोटी उसमें वो इसलिए मददगार है कि आमतौर पे क्वेश्चंस का पैटर्न ऐसे हो गया है कि पर्टिकुलर इसके लिए क्या शब्द यूज किया गया है, क्या लाइन लिख रखी है संविधान में, तो वो शब्दावली वो तो उसे हमेशा रखिए साथ। संविधान जब आप कर रहे हो तो बेयर एक्ट होना चाहिए। इसके लिए संविधान के लिए जब आप पढ़ें तो डॉक्टर रूपा मंगलानी की एक किताब आती है, एक एम लक्ष्मीकांत की आती है, एक परीक्षा वाणी की एक गाइड आती है। सर ये तीनों चीजें समान रूप से उपयोगी हैं, आप शुरुआत कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और चीज, राजेश मिश्रा सर की एक किताब आती है भारतीय राज्य व्यवस्था, वो आईएएस मेंस के अकॉर्डिंग लिखी गई है। उसमें फैक्ट बहुत कम है लेकिन समझ बहुत ज्यादा है। जो शुरुआती विद्यार्थी हैं, संविधान को समझना चाहते हैं, वहां से शुरुआत कर सकते हैं। और इसके अलावा आप पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट से लगातार अपडेट रहें, तो ये संविधान का जो संस्थागत पार्ट है वो बहुत आसानी से और बहुत अच्छे ढंग से कवर हो जाएगा। जी। इसके अलावा संविधान का जो व्यवहारिक पक्ष है उसके लिए आप बीएल फड़िया सर की एक किताब आती है और एक एमएस शहीद करके हैं, उनकी एक किताब आती है भारतीय शासन एवं राजनीति नाम से, और एक किताब आती है भारत में राजनीतिक प्रक्रिया। वो किताब है प्रोफेसर अभय प्रसाद सिंह और कृष्ण मुरारी शर्मा, उनकी एक किताब आती है। तो वहां से आप डायनेमिक वाले पार्ट को कर सकते हैं। इसके अलावा जो 5वां पार्ट है, मेजर पार्ट है राजनीति विज्ञान का, वो है सर, उसके भी 2 ही पार्ट हैं, उसका सैद्धांतिक और उसका प्रैक्टिकल। यूनिट 10 है लेकिन मेजर पार्ट 5 है। तो उसका जो पहला है सैद्धांतिक पक्ष, उसके लिए आप अजय कुमार की एक बुक आती है और एक बुक आती है प्रोफेसर महेंद्र कुमार की। ये इन दोनों किताबों से आप उसके सैद्धांतिक पार्ट को अच्छे से कवर कर सकते हैं। और उसके प्रैक्टिकल वाले पार्ट को, जिसमें कि विदेश नीति का पार्ट आ गया, भारत की विदेश नीति, वो आरएस यादव की बुक आती है एक। इसके अलावा आप उसमें संगठन भी आते हैं प्रैक्टिकल वाले पार्ट जी। उसमें एक किताब अनीस बसीन की एक बुक आती है जिसमें 100 से अधिक संगठन है। सिविल सर्विस नेशनल इंटरनेशनल, जी नेशनल इंटरनेशनल, अच्छा इंटरनेशनल संगठन है, इंटरनेशनल हो गया, यूएनओ हो गया, 100 से अधिक संगठन है उसमें, क्षेत्रीय संगठन भी हैं कुछ। तो उसकी आप बहुत संक्षिप्त बुक है और उस बुक का आप सहारा लीजिए। सिविल सर्विस के अकॉर्डिंग मुख्यतः है लेकिन वो बहुत उपयोगी है। लेकिन संगठन को पढ़ते हुए ध्यान रखिए कि आपको संगठन की पर्टिकुलर वेबसाइट पे लगातार अपडेट रहना है, कब किसी संगठन का शिखर सम्मेलन हुआ क्या नहीं हुआ। तो इन सब से आप कर सकते हैं। इसके अलावा एक बुक बीएल फड़िया सर की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, जिसमें सैद्धांतिक और प्रैक्टिकल दोनों पार्ट कवर हो जाते हैं, बहुत आसान और सरल भाषा में, वो भी बहुत उपयोगी किताब है सर जी। तो ये 5 मेजर पार्ट की किताबें हैं जिनको 10 यूनिट्स में बांटा गया असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में, जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए सफिशिएंट है जी। थैंक यू। कुछ पुस्तकों की सूची जो है डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, मैंने पहले बताया। अभी हम चर्चा करें बहुत सारी किताबों की जी सर। अब हमारे कई साथी बोल रहे हैं कि क्या हम 1 या 2 नोट्स और ये बुक से ऐसा कुछ पढ़ लें, और कितना वो नोट्स भी बनाए तो कैसे बनाए। जी सर, ये थोड़ा बता दीजिए। देखिए सर, सबसे पहले हाल फिलहाल में जो कंपटीशन है, जो प्रतिस्पर्धा है, उस लिहाज से किसी यूनिट की एक किताब सफिशिएंट नहीं है। अच्छा। और जैसा कि मैंने इतनी सारी किताबें बताई हैं, प्रोफेसर बनना है तो नॉलेज पूरा। जी सर, और उसमें भी आपको एक सेलेक्टिव अप्रोच अपनानी पड़ेगी। इतनी सारी किताबें बता दी, जब आप पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा किस बुक में कौन सा टॉपिक बहुत मजबूती से दे रखा है। ये डायरी तो आपको मेंटेन करनी होगी।
तो उन सब में आपको मेंटेन करना है। जैसे मैंने किया था, मैं बताया, अभी जिक्र किया कि मुझे पता है कि मुझे राष्ट्रवाद पढ़ना है तो राजीव भार्गव बेस्ट है, मुझे नागरिकता के सिद्धांत पढ़ने हैं तो मेरे ख्याल से नरेश दादीच वाले मैं उसको चूज करूंगा। तो ऐसे बहुत से, मुझे रचनावाद पढ़ना है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सिद्धांत है तो मैं अजय कुमार की बुक को प्रिफर करूंगा। तो ये सेलेक्टिव अप्रोच आपको अपनानी है, एक बुक पे, एक नोट्स पे डिपेंड नहीं रहना है। हाल फिलहाल की प्रतिस्पर्धा में अगर आपको आगे निकलना है, लाभ की स्थिति में रहना है, तो किसी एक किताब, एक नोट्स पे बिल्कुल डिपेंड मत रहिए, अनेक सोर्सेज का उपयोग कीजिए ताकि आपकी तैयारी डायनेमिक बन सके। जी, थैंक यू वेरी मच। तो आपके और भी कोई सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको उन सवालों के जवाब देंगे और भी हम बेहतर वीडियो आपके सामने लेकर के आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।